हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्मार्ट नॉलेज। आज की वीडियो में हम प्री बोर्ड एग्जाम क्लास 12 सब्जेक्ट रहेगा इकोनॉमिक्स, इसका सॉल्यूशन हम देखेंगे। ठीक है, वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। सारे क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इस वीडियो में कवर किए गए हैं जो आपके पेपर के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाले हैं। सबसे पहले आपको सामान्य निर्देश दिए गए हैं। हम यहाँ पर वीडियो ये वाली हिंदी मीडियम में करेंगे और इसका नेक्स्ट जो पार्ट आएगा वो आपका इंग्लिश मीडियम में आएगा। यहाँ पर कंप्लीट जो है आपको जनरल इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं जो आप यहाँ से पढ़ सकते हो। खंड क देखिए, समष्टि अर्थशास्त्र। कथन को ध्यानपूर्वक पढ़ना है और सही विकल्प का चयन करना है। सीमांत उपभोग प्रवृत्ति एमपीसी तथा औसत उपभोग प्रवृत्ति एपीसी का मूल्य जो है वो 0 तथा 1 के बीच होता है। और कथन 2 है, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति तथा औसत उपभोग प्रवृत्ति का योग सदैव 1 के बराबर होता है। तो दोनों ही कथन इसमें क्या है, असत्य रहेंगे। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 है, एक द्विक्षेत्रीय व्यवस्था अर्थव्यवस्था में निम्न में कौन सा विकल्प सही है। तो यहाँ पे आपका आंसर जो है सी हो जाएगा। ठीक है, तो आप क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़िएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, एक अर्थव्यवस्था का बचत फलन जो है दिया गया है, इस अर्थव्यवस्था के लिए निम्न में कौन सा कथन जो है वो सत्य है। तो इसमें आपका कथन दोनों ए यानी शून्य राष्ट्रीय आय के स्तर पर उपभोग जो है वो 50 करोड़ है, और बी एक व्यक्ति अतिरिक्त आय का 60% उपभोग पर व्यय करते हैं। तो दोनों ए और बी जो है आपके आंसर हो जाएगा, तो आंसर डी रहेगा। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 है, रुपए को फिसलने से बचाने के लिए बड़े पैमाने पर डॉलर का विक्रय हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा हस्तक्षेप के रूप में किया गया है। स्रोत रहेगा द इकोनॉमिक्स टाइम्स है। तो इसमें आपका आंसर डी हो जाएगा। इस लेन देन से पूर्व $1 के सापेक्ष रुपए का मूल्य गिर रहा होगा। नेक्स्ट देखिए, अथवा में दिया गया है, शुभम जो भारत का एक सामान्य निवासी है, ब्रिटेन से एक लैपटॉप खरीदता है। इस व्यय को आय के चक्रीय प्रवाह के डैश के रूप में माना जाता है जो भारत की घरेलू अर्थव्यवस्था में समग्र मांग में डैश करता है। तो इसमें ए आ जाएगा आपका रिसाव और कमी। नेक्स्ट देखिए, साख सृजन की प्रक्रिया तब समाप्त हो जाती है जब डैश कुल आवश्यकता आरक्षित कोष के बराबर हो जाता है। तो आपका आंसर रहेगा सी, प्रारंभिक नकद जमा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है, अज्ञात मूल्यों का मान जो है यहाँ पर आपको ज्ञात करना है। तो क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा, देखिएगा। तो आपका आंसर जो है यहाँ पे सी रहेगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में कौन सा मुद्रा जो है पूर्ति का एक घटक नहीं है। तो जो घटक नहीं है, पोस्ट ऑफिस बचत खाते में समय जमाएं, ये जो है सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, घरेलू मुद्रा में मूल्य वृद्धि के कारण निम्नलिखित में से क्या होगा। तो इसका आंसर बी रहेगा, घरेलू निर्यात में कमी रहेगी। क्वेश्चन नंबर 9 है, एक अर्थव्यवस्था दी गई है और इसका आय का संतुलन स्तर आपको बताना है। तो आंसर आपका 2480 करोड़ हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 है, नीचे दिए गए चार्ट को पढ़ें और सही विकल्प आपको चुनना है। तो इसमें आ जाएगा आपका आंसर डी। क्वेश्चन को यहाँ से ध्यान से देखेंगे, आंसर डी रहेगा, अदृश्य मदों का संतुलन और प्रत्यक्ष निवेश। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 है, भारतीय निवेशक विदेश से ऋण ले रहे हैं। यह ऋण भुगतान शेष खाते में किस और तथा किस उप खाते में दर्ज किया जाएगा, कारण बताइए। इस ऋण का विनिमय दर पर पड़ने वाले प्रभाव को भी आपको स्पष्ट करना है। तो आइए देखते हैं इसका आंसर। आंसर रहेगा, यह ऋण जो है पूंजीगत खाते में क्रेडिट किया जाएगा। ऋण लेने से विदेशी विनिमय की पूर्ति में वृद्धि होगी जिसके कारण विदेशी विनिमय दर कम हो जाएगी, अर्थात विदेशी मुद्रा का मूल्यह्रास जो है वो होगा और घरेलू मुद्रा में वृद्धि होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 है, भारत की घरेलू आय की गणना करते समय निम्नलिखित में किस प्रकार का व्यवहार किया जाएगा। कारण आपको बताने हैं, भारत में एक विदेशी बैंक की शाखा द्वारा अर्जित लाभ और एक भारतीय विदेशी कंपनी के शेयरों में निवेश से प्राप्त लाभांश। अथवा में दिया गया है आपको मौद्रिक और वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद में अंतर आपको स्पष्ट करना है। ठीक है, तो आइए देखते हैं, दोनों के आंसर करेंगे। इसका आंसर रहेगा फर्स्ट का, घरेलू आय में शामिल होगा। ठीक है, क्योंकि यह एक कारक आय है जो भारत की घरेलू सीमा के भीतर उत्पन्न हुई है। और इसमें सेकंड भी, जो एक भारतीय विदेश द्वारा विदेशी कंपनी के शेयरों में निवेश से प्राप्त लाभांश भी घरेलू आय में शामिल नहीं होगा, ये क्योंकि विदेशों से प्राप्त कारक आय है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 जो है, मौद्रिक और वास्तविक घरेलू उत्पाद में अंतर स्पष्ट करना है। इन दोनों में से आर्थिक वृद्धि का बेहतर सूचक कौन सा है और क्यों। तो मौद्रिक जीडीपी चालू कीमतों पर अंतिम वस्तुओं व सेवाओं का मूल्य है, जबकि वास्तविक जीडीपी जो है वो स्थिर कीमतों पर अंतिम वस्तुओं का सेवाएं व मूल्य है। ठीक है, वास्तविक जीडीपी आर्थिक वृद्धि का बेहतर सूचक है क्योंकि यह केवल उत्पादन से प्रभावित होता है, कीमतों से
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है, एक काल्पनिक अर्थव्यवस्था में 2500 करोड़ का अतिरिक्त निवेश व्यय किया गया, साथ ही सीमांत बचत प्रवृत्ति का माप 0.1 से बढ़कर 0.2 हो गया। सीमांत बचत प्रवृत्ति की माप में परिवर्तन से आय में होने वाले परिवर्तन को आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ से आप इसका आंसर कर लेंगे। ठीक है, यदि MPS 0.1 हो तो यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा 25,000 करोड़, और यदि MPS 0.2 है तो आपका आंसर जो है यहाँ से 12,500 करोड़ आ जाएगा, और चेंज जो हो जाएगा वो आप इसमें से माइनस कर दोगे तो 12,500 करोड़ जो है यहाँ से चेंज इन इनकम हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 करेंगे। एक अर्थव्यवस्था में नियोजित निवेश जो है नियोजित बचत से अधिक है, उत्पादन, आय व रोजगार के स्तर पर इसे संभावित परिणाम की आपको व्याख्या करनी है, और एक क्वेश्चन आपको इसमें अथवा में दिया गया है। एक अर्थव्यवस्था में नियोजित निवेश नियोजित बचत से अधिक है, और आपको इसमें जो है उत्पादन, आय व रोजगार के स्तर पर इसके संभावित परिणाम की व्याख्या करनी है। तो यदि नियोजित निवेश नियोजित बचत से अधिक है तो इसका अर्थ है कि परिवार क्षेत्र उपभोग अधिक व बचत कम कर रहे हैं। इसके कारण वांछनीय स्टॉक नियोजित स्तर से कम हो जाएंगे। स्टॉक को अपेक्षित स्तर पर वापस लाने के लिए फर्म उत्पादन बढ़ाएगी, जिसके लिए रोजगार में भी वृद्धि करनी होगी। अतः उत्पादन, आय व रोजगार का स्तर जो है क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। उसके बाद देखिए, अथवा में दिया गया है, एक अर्थव्यवस्था वर्तमान में आय के अल्प रोजगार के स्तर पर परिचालन कर रही है। इस कथन का क्या अभिप्राय है? एक राजकोषीय तथा एक मौद्रिक उपाय बताइए जिसके द्वारा इस स्थिति का निवारण किया जा सके। तो इस कथन का अभिप्राय है कि अर्थव्यवस्था में न्यून मांग की स्थिति है। न्यून मांग का अर्थ क्या होता है? पूर्ण रोजगार स्तर पर समग्र मांग समग्र पूर्ति से कम है। और राजकोषीय उपाय क्या होगा? इसमें करों में कमी की जा सकती है। और मौद्रिक उपाय क्या होगा? रेपो दर में कमी की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। यदि आवश्यक आरक्षित अनुपात 0.2 है तथा प्रारंभिक नगद जमा रुपये जो है 1000 है, तो वाणिज्यिक बैंकों द्वारा साख सृजन की प्रक्रिया को विस्तार पूर्वक आपको समझाना है। तो ये आपको टेबल बना के अच्छे से, और तब इसका आंसर आपको जो है डिटेल में करना है, तो इसको आप खुद से कर लेंगे। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 है, नीचे दी गई जानकारी से राजस्व घाटा, राजकोषीय घाटा व प्राथमिक घाटा आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो आपको देखिए यहाँ पे दिया गया है, ये विवरण आपको दिया गया है। इसमें कर राजस्व, राजस्व व्यय, ऋण वसूली, गैर कर राजस्व, ये सब आपको दिया गया है। तो इसके अंदर आपका सबसे पहले क्या निकालना है? आपको सबसे पहले यहाँ पे राजस्व घाटा जो है वो आपको निकालना है। तो इसमें हम क्या करेंगे, जो राजस्व व्यय है उसमें से हम कर राजस्व और जो ये गैर कर राजस्व है, इन दोनों को क्या कर देंगे, हम माइनस कर देंगे। तो यहाँ से हमने क्या किया, 7400 में से 6400 ठीक है हमने माइनस कर दिया, 2400 और 4000, तो ये हमने माइनस कर दिया। यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा 1000 करोड़। उसके बाद नेक्स्ट है राजकोषीय घाटा। तो राजकोषीय घाटा निकालने के लिए राजस्व घाटा प्लस पूंजीगत व्यय माइनस निवेश प्लस ऋण वसूली, ये आ जाएगा। तो यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा, देख सकते हो आप 1470 करोड़। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए, प्राथमिक घाटा आपको ज्ञात करना है। तो प्राथमिक घाटा क्या होगा? राजकोषीय घाटा माइनस में ब्याज अदायगी, राजकोषीय घाटा माइनस में ब्याज अदायगी हो जाएगा। तो 1470 माइनस 140, ठीक है, तो यहाँ से आपका आंसर 1330 करोड़ आंसर आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष कर में अंतर स्पष्ट करना है और प्रत्येक का एक एक आपको उदाहरण देना है। देखिए, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर में अंतर क्या रहेगा? प्रत्यक्ष कर क्या है? प्रत्यक्ष कर जो है किसी व्यक्ति की आय संपत्ति पर लगाया जाता है, और अप्रत्यक्ष कर किसी व्यक्ति पर कर लगाया जाता है जो वस्तुओं सेवाओं का उपभोग करता है। उदाहरण रहेगा आपका प्रत्यक्ष कर जैसे आयकर है, संपत्ति कर है, ठीक है, और अप्रत्यक्ष कर जैसे GST जो सेवा कर है वो लगाया जाता है, GST लगाया जाता है। अगला क्वेश्चन अथवा में दिया गया है, इसमें सरकारी बजट के आय के पुनर्वितरण उद्देश्य को स्पष्ट करना है, और सरकारी बजट में राजस्व घाटे के बिना भी राजकोषीय घाटा हो सकता है। क्या आप इस कथन से सहमत हैं? इस कथन का औचित्य आपको सिद्ध करना है। इसका आंसर रहेगा ए का, प्रगतिशील कर प्रणाली द्वारा अमीरों पर अधिक कर लगाकर तथा निम्न आय वाले लोगों पर आर्थिक सहायता प्रदान कर सरकार आय के पुनर्वितरण उद्देश्य को प्राप्त करती है। अगला क्वेश्चन है, सरकारी बजट में राजस्व घाटे के बिना भी राजकोषीय घाटा हो सकता है। तो कथन सत्य है यदि राजस्व घाटा जो है ना भी हो परंतु पूंजीगत व्यय गैर ऋण पूंजीगत प्राप्तियों से अधिक हो, ठीक है, तो राजकोषीय घाटा होगा। तो ये इसका आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए आंकड़ों का उपयोग करके लागत पर निवल मूल्य वृद्धि के मूल्य की गणना आपको करनी है। तो यहाँ से आप ये टेबल जो है इसको देख सकते हो। इसका आंसर आप खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। तो यहाँ से आप इसका आंसर कर लेंगे। इसमें जो टेबल में दिया गया है फर्स्ट प्लस सेकंड प्लस फोर्थ माइनस फिफ्थ प्लस सिक्स, ठीक है। तो ये सारा आप जो है आप कैलकुलेट करके यहाँ से आंसर आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, बी पार्ट दिया गया है, आय विधि द्वारा राष्ट्रीय आय का आकलन करते समय अपनाई जाने वाली किन्हीं 2 सावधानियों का उल्लेख आपको करना है। आंसर रहेगा, फर्स्ट पॉइंट आप लिखेंगे, शेयरों की बिक्री से आय शामिल नहीं की जाती है, क्योंकि इस प्रकार के लेन देन का केवल कागजी दावे हैं, इनसे वस्तुओं और सेवाओं का प्रवाह नहीं होता। और सेकंड में लिखेंगे, अप्रत्याशित लाभ जैसे लॉटरी आदि से आय शामिल नहीं की जाती है, क्योंकि इससे वस्तुओं और सेवाओं का प्रवाह नहीं होता है। नेक्स्ट देखिए, खंड ख दिया गया है, भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास। तो क्वेश्चन नंबर 18 है, औद्योगिक नीति प्रस्ताव 1956 के अंतर्गत अनुसूची डैश में उन सभी उद्योगों को शामिल किया गया जो केवल सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित थे। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। प्रथम, कम्यून पद्धति किससे संबंधित थी? तो कम्यून पद्धति जो है वो चीन से संबंधित थी। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित घटनाओं को भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में कालानुक्रमिक क्रम में लगाइए तथा सही विकल्प चुनिए। ठीक है, तो इसका आंसर आपका बी रह जाएगा, बी हो जाएगा। फर्स्ट में आ जाएगा प्रथम औद्योगिक नीति प्रस्ताव, देन प्रथम पंचवर्षीय योजना का प्रमोशन, देन कार्य कमेटी का गठन एंड देन हरित क्रांति का प्रथम चरण। नेक्स्ट देखिए, अथवा में दिया गया है, ब्रिटिश शासन के दौरान किस उद्योग का सबसे अधिक पतन हुआ? तो किसका सबसे अधिक पतन हुआ? हस्तशिल्प का सबसे अधिक पतन हुआ। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 21 है, नीचे दिए गए चित्र को देखें तथा प्रश्न का उत्तर दें। ठीक है, तो ये आपको जो है यहाँ पर चित्र दिया गया है, तो प्रश्नों के उत्तर देने हैं। बहुत से ग्रामीण परिवार फूलों की खेती को एक उद्यमशील गतिविधि के रूप में करते हैं। इस गतिविधि को डैश की श्रेणी में रखा गया है, तो इसको किस में रखा गया है? बागवानी में। स्वर्ण क्रांति किससे संबंधित है? तो स्वर्ण क्रांति जो है वो बागवानी से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 दिया गया है, निम्नलिखित अभिकथन और कारण को पढ़ें और विकल्प का चुनाव करना है। तो इसमें देखिए, सरकार द्वारा वस्तु एवं सेवा कर जुलाई 2017 से लागू किया गया। तो ये अभिकथन ए जो है ये सत्य है, लेकिन इसका जो कारण दिया गया है ये कैसा है? ये कारण इसका असत्य है, तो आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, चीन में डैश के अंतर्गत लोगों को अपने घर के पिछवाड़े में भी उद्योग लगाने के लिए प्रोत्साहित किया गया। तो ये जो है किसके अंतर्गत किसने कहा ये बात कही? तो ग्रेट लीप फॉरवर्ड के अनुसार, ठीक है, चीन में ग्रेट लीप फॉरवर्ड के अंतर्गत लोगों को ये बात कही गई। नेक्स्ट देखिए, अति लघु साख कार्यक्रम की योजना को डैश के द्वारा विस्तारित किया गया है। तो स्वयं सहायता समूह के द्वारा विस्तारित किया गया है। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्न में से कौन सा एक स्वास्थ्य सूचक नहीं है? तो इसमें सी आ जाएगा, निर्धनता रेखा से नीचे लोगों का प्रतिशत। निर्धनता रेखा से नीचे लोगों का प्रतिशत जो है ये स्वास्थ्य सूचक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 है, नीचे दिए गए कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़ें और सही विकल्प चुनें। तो भारत में रोजगार की प्रकृति बहुमुखी है, तो कथन 1 है। और कथन 2 है, श्रमिक जनसंख्या अनुपात समाज में श्रमिकों की स्थिति और कार्य की दशाओं के विषय में जानकारी देता है। तो इसमें विकल्प कथन 1 सत्य है और कथन 2 जो है क्या है? असत्य हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27, कथनों का सही युगल का चुनाव करें। तो कॉलम 1 को कॉलम 2 से मैच करना है। तो इसमें जो है कथनों के सही युगल का चुनाव करना है, नहीं मैच नहीं करना है, युगल का चुनाव करना है। तो इसमें आपका आंसर बी रहेगा, भारत में आर्थिक सुधारों की शुरुआत विश्व बैंकों द्वारा जो है थोपा गया। तो ये आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 28, ब्रिटिश राज के समय भारत की जनांगीय परिस्थितियां एक पिछड़ी हुई अर्थव्यवस्था के लक्षणों को दर्शाती थी। क्या आप इस कथन से सहमत हैं? अपने उत्तर के समर्थन में कारण दीजिए। तो इसके जो है इस तरह से आप इसका आंसर लिखेंगे। तो आप यहाँ से बुलेट पॉइंट देख सकते हो, इसी के अकॉर्डिंग आप इसको एक्सप्लेन करके भी लिख सकते हो। ब्रिटिश राज में शिशु मृत्यु दर जो है 218 था, जीवन प्रत्याशा केवल 32 वर्ष, साक्षरता दर केवल स्त्री साक्षरता दर जो है वो बहुत कम थी, और स्त्री साक्षरता दर केवल जो दर थी वो 1% थी, जो इंगित करता है कि अर्थव्यवस्था जो है वो क्या थी? बहुत पिछड़ी हुई थी। उसके बाद जो और में क्वेश्चन दिया गया है वो देखेंगे, ब्रिटिश सरकार द्वारा अपनाई गई प्रतिबंधकारी नीतियों, ये जो है नीतियों के भारत के विदेशी व्यापार के स्वरूप, संरचना और दिशा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। भारत के विदेशी व्यापार पर प्रभावों को उद्धृत करते हुए दिए गए कथन की व्याख्या करें। तो इसमें देखिए आंसर रहेगा, ब्रिटिश सरकार की प्रतिबंधकारी नीतियों के कारण। तो फर्स्ट रहेगा, भारत कच्चे उत्पाद का निर्यातक होकर रह गया। सेकंड है, अंतिम उपभोक्ता वस्तुओं का आयातक बन गया। और इंग्लैंड का भारत के आयात निर्यात व्यापार पर क्या हो गया? एकाधिकार हो गया।
अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 29। रघु जो है वो बिहार के किसी पिछड़े गांव में एक मौसमी कृषि श्रमिक है। अपनी आय संभावना को बढ़ाने के लिए रघु दिल्ली चला गया। ऐसा करने से उसकी आय में वृद्धि हुई है। दिए गए मामले में प्रतिपादित मानव पूंजी निर्माण के स्रोत की व्याख्या जो है वो आपको करनी है। तो इसका आंसर हो जाएगा, दिए गए मामले में प्रतिपादित जो स्रोत है वो प्रवसन है यानी पलायन है। प्रवसन का मानव पूंजी निर्माण में क्या योगदान है? तो प्रवसन व्यक्ति के कौशल, ज्ञान और अनुभव को बढ़ाने में मदद करता है। नए क्षेत्रों में शिक्षा और तकनीकी प्रगति के अवसर मिलते हैं, जिससे आर्थिक सशक्तिकरण होता है। प्रवासी रेमिटेंस के माध्यम से अपने परिवार और देश की आर्थिक स्थिति सुधारते हैं। साथ ही प्रवसन से सांस्कृतिक और सामाजिक विविधता जो होती है वो फैलती है, उसका विकास होता है, वो एक जगह से दूसरी जगह पर जाती है, जो नवाचार और समृद्धि में योगदान देता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। आर्थिक सुधारों से पाकिस्तान के सभी आर्थिक संकेतकों में गिरावट आई है। 1990 के दशक की तुलना में जीडीपी की वृद्धि दर भी गिरी है और निर्धनों का अनुपात जो है वो बढ़ा है। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था में समृद्धि दर की कमी और निर्धनता के पुनः आविर्भाव का क्या कारण है? तो ये आपको बताना है। तो यहाँ से इसका आंसर कर देंगे, पाकिस्तान में कृषि समृद्धि और खाद्य पूर्ति तकनीकी परिवर्तन संस्थागत प्रक्रिया पर आधारित न होकर केवल अच्छे मानसून पर आधारित था। पाकिस्तान में अधिकांश विदेशी मुद्रा मध्य पूर्व से काम करने वाले पाकिस्तानी श्रमिकों की आय प्रेषण से प्राप्त होती थी। विदेशी ऋणों पर भी निर्भरता बढ़ती जा रही थी। अगला क्वेश्चन दिया गया है, उचित तर्कों सहित बताइए कि नीचे दिए गए कथन सही है या गलत है। तो पहला पॉइंट है, न्यूनतम समर्थन मूल्य सरकार द्वारा उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करने के लिए अपनाया गया एक साधन है। और सेकंड है, विभिन्न संस्थागत स्रोत छोटे और सीमांत कृषकों को अधिक ब्याज पर ऋण देकर उनका शोषण करते थे। तो दोनों ही पॉइंट ये गलत हैं। तो गलत है तो इसमें आप रीजन देख लीजिए। न्यूनतम समर्थन मूल्य उपभोक्ताओं के लिए नहीं अपितु उत्पादकों के हितों की रक्षा के लिए अपनाया गया। नेक्स्ट है, गलत क्यों है? शोषण गैर संस्थागत स्रोतों द्वारा किया जाता था, संस्थागत स्रोत छोटे कृषकों के संबल थे। नेक्स्ट अथवा में दिया गया है, रोजगार सृजन हेतु सरकार के प्रयासों के दो वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। कथित दोनों वर्गों को स्पष्ट करना है। आंसर रहेगा, रोजगार सृजन हेतु सरकार के प्रयासों को दो वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। तो प्रत्यक्ष है, सरकार अपने विभिन्न विभागों में प्रशासकीय नियुक्तियां करती है। साथ ही सरकार द्वारा संचालित उद्योगों में भी रोजगार प्रदान करती है। सेकंड रहेगा अप्रत्यक्ष, जब सरकारी उद्यमों में उत्पादन बढ़ता है तो निजी उद्यमों को भी उत्पादन बढ़ाने का अवसर मिलता है, जिससे अर्थव्यवस्था में नए रोजगार पैदा होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 है, चित्र को देखें तो इसमें देखिए धान रोपण करते श्रमिक दिखाया गया है और ये नीड वर्क लिखा हुआ है। तो इसमें आपको ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में बेरोजगारी के विभिन्न प्रकारों की तुलना करनी है और स्पष्ट करना है। तो इसमें कौन सी बेरोजगारी है? ये प्रच्छन्न बेरोजगारी है। और ये कौन सी है? ये खुली बेरोजगारी है। तो आइए देखते हैं। तो पहली है प्रच्छन्न बेरोजगारी। यह वो स्थिति है जब किसी कार्य में इतने अधिक लोग लगे होते हैं कि उनमें से कुछ के हटने से भी कार्य की उत्पादकता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। दूसरे शब्दों में, आवश्यकता से अधिक लोग काम कर रहे होते हैं और उनकी उत्पादकता शून्य होती है। ठीक है, उदाहरण है, यदि किसी खेत में केवल 5 व्यक्तियों की जरूरत है लेकिन वहाँ 8 लोग काम कर रहे हैं, तो अतिरिक्त 3 लोग जो है वो प्रच्छन्न बेरोजगारी का हिस्सा हैं। भले ही वे काम करते दिखें, लेकिन उनके योगदान के बिना भी काम पूरा हो सकता है। यह प्रकार आमतौर पर कृषि क्षेत्र में देखने को मिलता है। नेक्स्ट देखिए, खुली बेरोजगारी, ओपन एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट क्या होगा? ये वो स्थिति है जब व्यक्ति पूरी तरह से काम के बिना होता है और उसे अपनी जीविका चलाने के लिए कोई आय प्राप्त नहीं होती। इसे खुली बेरोजगारी इसलिए कहा जाता है क्योंकि स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। जैसे कि जब एक शिक्षित युवा डिग्री प्राप्त करने के बाद नौकरी पाने में असफल रहता है या उसके पास कोई आय का स्रोत नहीं होता। यह समस्या शहरी व ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में पाई जाती है, खासतौर पर उन क्षेत्रों में जहां औद्योगिक और सेवा क्षेत्रों में रोजगार के अवसर सीमित होते हैं। दोनों में अंतर आप आसानी से लिख सकते हो कि ये जो प्रच्छन्न बेरोजगारी है ये छुपी होती है, जबकि खुली बेरोजगारी स्पष्ट रूप से दिखती है। प्रच्छन्न बेरोजगारी में व्यक्ति कार्यरत होता है लेकिन उसका योगदान अप्रभावी होता है, जबकि खुली बेरोजगारी में व्यक्ति पूरी तरह से काम के बिना होता है। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 33 दिया गया है, ए, बिना समानता के आर्थिक समृद्धि एक अवांछनीय उद्देश्य है, इस कथन को सिद्ध कीजिए। ठीक है, और बी दिया गया है, भारत में आर्थिक सुधारों से पूर्व की अवधि से आयात प्रतिस्थापन नीति को लागू करने के लिए क्या उपाय अपनाए गए? फर्स्ट का आंसर रहेगा, केवल समृद्धि के द्वारा जीवन की गुणवत्ता में सुधार नहीं आ सकता है। यह सुनिश्चित करना भी आवश्यक है कि आर्थिक समृद्धि का लाभ देश के विभिन्न वर्गों को, विशेषतः निर्धन वर्ग को भी सुलभ हो। और आयात प्रतिस्थापन के लिए 2 उपाय कौन से लिख सकते हो? तो ये 2 उपाय आपके हो जाएंगे, तो यहाँ से आप इसको लिख सकते हो।
नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 34 है। नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़ें और पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दें। तो वहन क्षमता और पारिस्थितिकी तंत्र लचीलापन, इस पे आपको ये दिया गया है गद्यांश, इसको पढ़ लेना है आपको अच्छे से, ठीक है। उसके बाद कुछ प्रश्न दिए गए हैं जिनके आंसर हम करेंगे। प्रश्न पहला है, पर्यावरण की वहन क्षमता से क्या अभिप्राय है। तो वहन क्षमता एक घनत्व विशेष पर जनसंख्या को धारण करने की किसी परिवेश की क्षमता होती है। बी देखिए, पर्यावरण संसाधनों का अविवेकपूर्ण उपयोग भविष्य में सामग्री उत्पन्न करने की क्षमता को अपरिवर्तनीय रूप से कम कर सकता है। इस कथन में किस अवधारणा को बताया गया है। इस अवधारणा को प्राप्त करने के लिए कोई 3 रणनीतियां आपको स्पष्ट करनी है। तो देखिए, इस कथन में धारणीय विकास की अवधारणा को बताया गया है और 3 रणनीतियां कौन सी हो सकती हैं। ऊर्जा के गैर पारंपरिक स्रोतों का उपयोग, लघु जलीय प्लांट, पारंपरिक ज्ञान व व्यवहार। इसमें अथवा में दिया गया है, देखिए इसमें अथवा में दिया गया है पर्यावरण से आप क्या समझते हैं और पर्यावरण के कार्यों का उल्लेख करना है, और साथ में बी पार्ट दिया गया है। तो पर्यावरण से क्या समझते हैं, पर्यावरण को समस्त भूमंडलीय विरासत और सभी संसाधनों की समग्रता के रूप में परिभाषित किया जाता है। पर्यावरण के क्या कार्य हैं, नवीकरणीय व गैर नवीकरणीय संसाधनों की पूर्ति करता है, अवशेषों को समाहित करता है, जैविक व जो है जनिक व जैविक विविधता प्रदान करके जीवन का पोषण करता है। अगला है इसका पार्ट, नकारात्मक पर्यावरण प्रभावों के अवसर लागत बहुत अधिक है। इस कथन को स्पष्ट कीजिए। तो नकारात्मक पर्यावरण प्रभाव के अवसर जो है वो अवसर लागतें निम्नलिखित हैं। नदियों व अन्य जल स्रोत के प्रदूषित होने के कारण जल एक आर्थिक वस्तु बन गया है। संसाधनों के गहन निष्कर्षण से अनेक संसाधन विलुप्त हो गए हैं और हमें नए संसाधनों की खोज में अनुसंधान पर विशाल राशि जो है वो व्यय करने के लिए बाध्य हैं। श्वसन व जल संक्रामक रोगों में वृद्धि हुई है, जिसके कारण स्वास्थ्य लागत बढ़ती जा रही है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो ये था कंप्लीट पेपर। आई होप सारे क्वेश्चंस आपको क्लियर हैं और आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल ये वीडियो रहेगी। अगर अच्छी लगी तो ज़रूर से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को कीजिए इसी तरह की